ये कहानी उस जंगल की है जहाँ मेहनती बकरियाँ मिलजुल कर घास इकट्ठी करती थी, लेकिन उनकी मेहनत पर हर दिन गिरता था एक काला साया। एक चालाक लोमड़ी जिसका साथी एक गधा था। वह दुष्ट लोमड़ी अपने दोस्त गधे के साथ चलती हुई बकरियों के पास आती है। बकरियां घास चर रही थीं। लोमड़ी और गधे की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। अरे ओ बकरियों की टोली, फिर से घास जमा कर रही हो? हा, लगता है मेहनत करने की बुरी आदत पड़ गई है तुम सबको। लेकिन याद रखो, इस जंगल में कुछ भी उगता है वो मेरा होता है। जल्दी से अब वो सारी घास मेरे पास जमा कर दो, क्योंकि जंगल का मालिक कौन है? मैं हूँ, मैं चालाक लोमड़ी। तभी बकरियों की मुखिया रानी आगे आ जाती है। हम मेहनत करते हैं, तुम लूटते हो, ये अन्याय है लोमड़ी। ये जंगल तेरा निजी महल नहीं है। अब बहुत हो गया, हम डरेंगे नहीं, चुप नहीं रहेंगे हम। आज हम तुम्हारा अन्याय सहना बंद करेंगे। अरे तू एक मामूली बकरी, तू हमें समझाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। चलो अब जल्दी बिना चोचपड़ किए सारी घास मेरे सामने रख दो, नहीं तो कल तक तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी मैं। वहीं दूर गुफा के पास एक भालू बैठा हुआ था। वह ये सब देख रहा था। उसका खुद का घर भी पहाड़ के किनारे था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रानी बकरी आंखों में आंसू लिए भालू के पास जाती है। भालू दादा, अब सहन नहीं होता। लोमड़ी और गधा हर दिन परेशान करते हैं, हमारी मेहनत को लूट लेते हैं। हमें हर दिन डर में जीना पड़ता है। मैं जंगल का राजा शेर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन लोमड़ी और गधे ने तो हद ही पार कर दी थी। बारिश आ जाती है और बारिश के साथ बनती है लोमड़ी की एक नई साजिश। वह दुष्ट लोमड़ी और गधा वह बकरी रानी को पकड़ लेते हैं और उसे पहाड़ की नदी में फेंकने चले जाते हैं। फेंक दो इसे गधे मियाँ, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। वही बकरी रानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसे कोई सुनने वाला नहीं था। भालू ये सब दूर से देख रहा था। उसके मन में एक ही बात आ रही थी कि उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी भालू दौड़ता हुआ नदी के किनारे पड़े एक बड़े पेड़ का तना उठाता है और पानी में गिरा देता है। बकरी उस तने के सहारे बच जाती है। भालू भैया, आपने मेरी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे भगवान, हमारी मदद करो। ना जाने इस दुष्ट लोमड़ी और उसके दोस्त गधे का जुल्म कब खत्म होगा। हमारी मदद करो भगवान जी। वह बकरी तो बस रोए ही जा रही थी। तभी भालू कहता है, अब वक्त आ गया है उस जालिम को सबक सिखाने का। तभी बकरी रानी की टोली भालू, हिरन, बंदर और खरगोश सब मिलकर लोमड़ी और गधे को पकड़ लेते हैं और जंगल में सभा बुलाते हैं। वे सब जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। हे राजा, आप हमारी मदद करें। ये दुष्ट लोमड़ी और उसका दोस्त गधा हमें बहुत परेशान करता है। हम जैसे कमजोरों को ये लोग दबाते हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। कृपया हमारी मदद करें राजा जी, बस अब एक आपका ही सहारा है। तभी भालू दादा गुस्से से कहता है, महाराज, आपको कुछ न कुछ करना ही होगा। इन दोनों ने सारी हदें पार कर दी हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए महाराज, इन्होंने ये क्या किया है। इन्होंने इस बकरी की जान लेने की कोशिश की है। कातिल है ये कातिल। इन्हें सख्त से सख्त सजा देना। वो तो मैं टाइम पे पहुंच गया, वरना आज ये बकरी इस दुनिया में नहीं होती। इन्होंने इसे पहाड़ी पे से नीचे फेंक रहे थे। इतना सुनकर शेर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। इस जंगल में मेहनत करने वालों को सताने की इजाजत नहीं है। लोमड़ी और गधे, तुमने बहुत अन्याय कर लिया है। अब जंगल तुम्हें सजा देगा। और फिर जंगल के सभी जानवर मिलकर लोमड़ी और गधे को एक पेड़ से बांध देते हैं और उन्हें जंगल से निकालने का फैसला सुनाते हैं। मेरा ये फैसला है कि ये लोमड़ी और ये गधा इस शरीफ जंगल में रहने के लायक नहीं है, इसलिए इन्हें इस जंगल से ही निकाल दिया जाएगा।
और उस दिन जंगल में पहली बार किसी मासूम की चीख को सुना गया और अन्याय करने वालों को सजा मिली। बकरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आंखों में आंसू लिए वह भालू दादा का शुक्रिया अदा करती है। आप अकेले थे भालू, लेकिन फिर भी आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आपने बहुत हिम्मत से हमारा साथ दिया। मैं आपका शुक्रिया कैसे ही अदा करूंगी भालू दादा। अरे अरे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ वो किया है जो हर बड़े भाई को करना चाहिए। तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। अच्छा, मैं चलती हूँ। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं तो पूरे जंगलों में खीर बांटूंगी बनाकर। ऐसा कहकर वह बकरी वापस अपने घर की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जंगल के सभी जानवर भी अपने अपने घरों की ओर रवाना होते हैं। भालू दादा बहुत ज्यादा खुश थे। भालू दादा जंगल का राजा तो नहीं था, मगर उस दिन वह जंगल का सच्चा रक्षक बन गया था। वहीं दूसरी तरफ बकरी भी अब रोज अपने लिए घास इकट्ठी किया करती। सभी बकरियां खुशी खुशी रहने लगी। सूरज की सुनहरी किरणें घास के मैदान को रोशन कर रही थी। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हौले हौले झुला रही थी। इसी जंगल के एक शांत कोने में एक हिरन सुहानी रहा करती थी। अपने 5 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ वह बहुत खुश थी। उसकी दुनिया बस उसके ये छोटे छोटे मासूम बच्चे ही थे, जो अब तक इस बेरहम जंगल से बिल्कुल अनजाने थे। सुहानी के दिल में हमेशा एक खौफ रहता था, कहीं उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसी जंगल में एक गुफा में एक राजा रहा करता था। जंगल का राजा शेरराज बहुत ज्यादा दयालु था। वह सभी जानवरों का ध्यान रखता था और जंगल में अन्याय का विरोध करता था। मगर हर जगह कुछ दगाबाज तो होते ही हैं, जो अपनी चालाकी से मासूमों को छलते हैं। जंगल में एक कुत्ता जिसका नाम भूरा था और एक लोमड़ी चतुरा, वह दोनों जंगल में रहते थे। दोनों छोटे छोटे जानवरों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनके साथ छल करते थे और बाद में उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। एक दिन भूरा और चतुरा दोनों हिरनी के पास जाते हैं। चतुरा अपनी मीठी आवाज में कहता है, अरे सुहानी बहन, हमें भी तुम्हारे बच्चों को प्यार करना है। ये कितने ज्यादा सुंदर और मासूम हैं। हमें भी उन्हें गोद में खिलाने दो ना हिरनी बहन। तभी भूरा भी कहने लगता है, अरे हाँ हाँ, हम तो उनका बहुत ख्याल रखेंगे। आखिर हम दोनों उनके मामा लगते हैं, मामा। जंगल में बहुत ज्यादा खतरा है, हम दोनों मिलकर इनकी रक्षा करेंगे। सुहानी को उनकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनकी मीठी बातों में आ जाती है और वह अपने बच्चों को उनके पास खेलने के लिए भेज देती है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात होते होते उसके बच्चे वापस नहीं लौटते। अपने बच्चों को वापस ना पाकर सुहानी का दिल तो बैठने लगता है। वह रोती बिलखती जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अब मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंढूं? क्या करूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन दोनों दुष्ट की बातों में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। सुहानी की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। वहीं जंगल में एक चंचल मगर होशियार बंदर रहा करता था। उसका नाम मंटू था। वह बंदर भूरा और चतुरा की चालाकियों से पहले से ही वाकिफ था। उसने उन दोनों का पीछा किया और थोड़ी ही देर में उसने उन्हें जंगल के कोने में अपनी गुफा में कुछ खाते हुए देख लिया। मंटू पेड़ की टहनी से लटकता हुआ चिल्लाता है, अरे ओ धोखेबाजो, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? इतना सुनकर चतुरा और भूरा दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। वह डर गए थे कि उनकी सच्चाई खुल जाएगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मंटू तेजी से कूदता हुआ भालू दादा के पास चला जाता है और पूरी बात उन्हें बता देता है। भालू दादा को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भालू दादा और मंटू दोनों मिलकर उन दोनों को शेर राजा के पास लेकर जाते हैं। शेर राज उनकी पूरी बात सुनता है। शेर का तो दिल क्रोध से भर उठता है। शेर गुस्से में दहाड़ता है,
शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। शेर आदेश देता है, अरे दुष्टों, तुम दोनों ने न सिर्फ मासूम बच्चों को धोखा दिया है, बल्कि हमारी न्याय की व्यवस्था पर भी कलंक लगाया है। बताओ मुझे, तुम दोनों को आखिर क्या सजा दी जाए? हुजूर, हमसे गलती हो गई हुजूर, हम पर रहम कीजिए, हमें आखिरी मौका दे दीजिए, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन शेर ने सख्त लहजे में कहा, इस जंगल में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा और इससे पहले तुम्हें जंगल में उल्टा लटकाया जाएगा, ताकि हर कोई देखे और देखने वालों को इस गलती का अंजाम याद रहे। और फिर भूरा चतरा को जंगल के बीचों बीच एक पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता है। पूरा जंगल ये नज़ारा देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। जंगल के सभी जानवर उस दिन चैन की सांस लेते हैं। अब उन्हें इस बात की शांति थी कि अब कोई भी चालाक हम जैसे मासूमों को धोखा नहीं देगा। ऐसे ही उन दोनों को पेड़ पर लटके लटके शाम हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा दुखी थे। जंगल के पक्षियों को अफसोस हो रहा था और जो पक्षी बहुत ज्यादा चालाक थे उन्हें भी इस बात का एहसास था कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनका भी यही हाल होगा। और फिर तभी वहाँ पर जंगल के राजा शेर आ जाते हैं और फिर वह आदेश देते हैं, अब इन्हें जंगल से निकाल दो। ये जंगल सिर्फ अच्छाई के लिए ही है। इन जैसे शातिर लोगों का इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। इन्हें जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसे ही भूरा और चतुरा दोनों सर झुकाए जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। सुहानी अपने बचे हुए बच्चों को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लग जाती है और फिर सुहानी शेर राज का धन्यवाद करती है। शेर राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो मैं हमेशा के लिए अपने बच्चों को खो देती। मंटू, भालू दादा, आप दोनों का धन्यवाद मैं कैसे करूं? अगर आप दोनों समय पे ना पहुंचते तो शायद मेरे बच्चे इस दुनिया में ना होते। जंगल का राजा होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि अपनी प्रजा की मैं देखभाल करूं, उनकी रक्षा करूं। जंगल के सभी जानवरों सुन लो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी खतरे से डरने की जरूरत नहीं है। इस जंगल का राजा अभी जिंदा है। मैं जब तक जिंदा हूँ किसी भी खतरे को तुम तक पहुँचने से पहले मेरा सामना करना होगा। राजा शेर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जंगल के सभी जानवर खुश हो जाते हैं। सुहानी हिरनी भी अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। सुहानी अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, आज के बाद अगर कोई भी तुम्हें अपने साथ लेके जाए तो किसी के साथ मत जाना। ये जंगल बहुत जालिम है, यहाँ कोई भी किसी का फायदा उठा सकता है। ठीक है मम्मा, हम तो वैसे भी कहीं नहीं जाते हैं। आपने ही हमसे कहा था कि उनके साथ चले जाएं, इसलिए हम तो बस खेलने गए थे। मम्मा, हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। मैं तो बहुत रो रहा था। मुझे लगा कि वो दोनों हमें खा ना जाए। मम्मा, वो हमसे यहाँ पर बहुत प्यार से बात करते थे, लेकिन वहाँ ले जाकर उन्होंने हमें पानी भी नहीं पिलाया। हम दोनों का तो हलक ही सूख गया था, ना ही हमें कुछ खाना खिलाया। मम्मा, हम दोनों भूखे हैं, हमें कुछ खाना खिला दो। और फिर वह हिरनी अपने दोनों बच्चों को प्यार से खाना खिलाती है। ऐसे हिरनी अपने बच्चों के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दगाबाजी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। चालाकी और धोखेबाजी से मिली जीत भी आखिरकार हार में ही बदल जाती है। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। एक हरे भरे जंगल में शक्तिशाली शेर और उसकी पत्नी शेरनी रहते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद शेरनी को 2 बेटियां होती हैं। शेरनी की नन्ही नन्ही मासूम बेटियां बहुत कोमल थी। उनकी दहाड़ में एक अजीब सी ताकत थी। शेरनी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन शेर वह सिर्फ ताकत और उत्तराधिकारी की ही परवाह करता था। अब उसे पता चलता है कि उसके घर में बेटियां पैदा हुई है तो उसके चेहरे पर अजीब सा असंतोष फैल जाता है।
शेर अपनी गुफा के बाहर ही बैठा हुआ था। तभी लोमड़ी उसके पास आती है और कहती है, महाराज, सुना है गुफा में राजकुमारियों का जन्म हुआ है। ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए महाराज, लेकिन जंगल के सभी जानवर आपके मजाक बना रहे हैं। मेरी बात मानो तो कुछ हल निकालो महाराज। अगर पूरे जंगल में बात फैल गई तो वो दिन दूर नहीं, पूरा जंगल आपसे डरता है महाराज, आपकी इज्जत करता है, आपको एक कमजोर राजा की नजर से देखेगा। राजा शेर उसकी बातों को सुन रहा था। राजा के दिल में लोमड़ी की बात तेज खंजर की तरह वार कर रही थी। राजा खून का घूंट पीकर रह गया। तभी शेर कहता है, लोमड़ी, मुझे बताओ, किस किस को पता चल चुका है कि मेरे घर में राजकुमारियों ने जन्म लिया है? बताओ मुझे। महाराज, अभी तो किसी को पता नहीं चला है। अभी तो बस बंदर, मुझे और हिरन को ही पता है। अगर आप कहें तो मैं उन्हें ठिकाने लगा दूं महाराज। फिर ये बात बस आपके और मेरे बीच ही रहेगी। शेर जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फौरन लोमड़ी को उसी समय मार देता है। फिर शेर गुस्से में जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह जाकर बंदर को नीचे बुलाता है और उसे भी मार देता है। फिर वह सीधे हिरन की तरफ निकल जाता है। झाड़ियों के पीछे हिरन बैठा हुआ था। वह फौरन हिरन के पास जाता है और उस पर भी हमला कर देता है। सभी को मार के जंगल के राजा को अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। राजा सोचने लगता है, अब बस राजकुमारियां बची हैं। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी पत्नी ने बेटियों को जन्म दिया था। ऐसा कहकर शेर राजा वहाँ से अपनी गुफा की ओर चल देता है। रात का वक्त था। चांदनी जंगल में चुपचाप बिखरी हुई थी। शेर अपनी गुफा के कोने में जाकर बैठता है और सोचने लगता है। उसकी आंखों में बेचैनी थी। अचानक वह अपनी पत्नी शेरनी से कहता है, शेरनी, तुमने बेटियों को जन्म दिया है। ये हमारे कबीले के लिए सही नहीं है। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहते हैं? ये हमारी संतान है, हमारा खून है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो शेर जी? मुझे एक वारिस चाहिए था, जो एक बेटा होता, जो मेरी ताकत बनता, मुझे आगे लेकर जाता। लेकिन ये बेटियां, ये मेरी विरासत को नहीं संभाल सकती। जंगल में केवल ताकतवर जीव ही राज कर सकता है और इनका यहाँ पर कोई भविष्य नहीं है। इतना सुनकर शेरनी की आंखों में आंसू भर आते हैं। शेरनी की आवाज बदल चुकी थी। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। शेर जी, क्या आपको अपनी संतानों से बिल्कुल भी ममता नहीं है? ये तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा अंश है। क्या तुम्हें इनकी मासूमियत नहीं दिखती? इनकी कोमल आंखें नहीं दिखती जो हर बार तुम्हें देखकर चमक उठती हैं? इतना सुनकर शेर अपनी नजरें फेर लेता है और भीतर से थोड़ा विचलित हो जाता है, लेकिन उसकी कठोरता ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो शेरनी, मैं अपनी भावनाओं को रास्ते में नहीं आने दूंगा। कल सुबह से पहले इन्हें जंगल से बाहर ले जाओ, या फिर मैं अपने तरीके से इसका फैसला करूंगा। शेरनी के शरीर से तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बच्चों की जान कैसे बचाए। राजा तय कर चुका था कि वे अपनी बच्चियों को मार देगा। शेरनी जब देखती है कि राजा सो रहा है, गहरी नींद में वे अपनी बेटियों को धीरे से उठाती है और फिर वह जंगल की एक गहरी गुफा की ओर चल पड़ती है। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की गर्मी बह रही थी। गुफा में पहुंचकर उसने अपनी बेटियों को करीब खींच लिया। मेरी बच्चियों, मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शेर की बेटियां हो। एक दिन तुम अपनी ताकत को पहचानोगी। एक दिन तुम्हारी दहाड़ से पूरा जंगल कांपेगा। वह छोटी छोटी नन्ही नन्ही मासूम शेरनियाँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनकी माँ उनसे क्या कहना चाहती है, लेकिन अपनी माँ का दर्द वो महसूस कर पा रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वे अपने माँ के दर्द को और उसकी गर्मी को महसूस कर रही थी। वो समझ चुकी थी कि शायद ये उनकी माँ का आखिरी स्पर्श है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। रोज रोज शेरनी उनसे छुप छुप कर मिलने आती, अपने हिस्से का खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। शेरनी अब थक चुकी थी। चिंता ने उसे बहुत कमजोर बना दिया था। कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ जाती है और एक रात वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपनी बेटियों की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए उससे कहती है, मेरी बच्चियों, याद रखना, कभी किसी से डरना मत, कभी खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारे अंदर मेरी ताकत है
और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह बच्चियां अपनी माँ को मरा हुआ देख जोर जोर से चीख रही थी। उनके आंसू बहुत ज्यादा बह रहे थे। उनकी आंखों में दर्द था और दिल में बहुत ज्यादा डर। वह कांप रही थी, वह डरी हुई थी। जंगल में हल्की हल्की बारिश होने लगती है। पास के पेड़ पर रहने वाली रानो चिड़िया अचानक नन्ही शेरनियों की आवाज सुनती है। वह फौरन आवाज का पीछा करती हुई शेरनी की गुफा में पहुंच जाती है, जहां वह रो रही थी। रानो चिड़िया देखती है कि शेरनी अब इस दुनिया में नहीं रही। रानो चिड़िया का उन मासूम बच्चियों को देखकर उसका दिल पिघल जाता है। हे भगवान, ये बच्चियाँ तो बिल्कुल अकेली हैं। अब इनका सहारा कौन बनेगा? रो मत मेरी बच्चियों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और फिर रानो चिड़िया उनके देखभाल में लग जाती है। रानो चिड़िया उन दोनों बच्चियों को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। रानो चिड़िया अपनी मासूम बच्चियों का खूब ख्याल करती। वह दिन रात एक कर देती है। वे उनके लिए भोजन लाती और बड़े ही प्यार से उन्हें। धीरे धीरे दोनों शेरनियां समय के साथ बड़ी होने लगती हैं। उनकी दहाड़ अब पूरे जंगल में गूंजने लगी थी। कालू कौवा और गौरी कौवी अब शेरनी से डरा करते थे। जब वो देखते हैं कि रानो चिड़िया की देखभाल से दोनों शेरनियां बहुत ताकतवर हो गई हैं, पूरा जंगल उनकी दहाड़ से थर थर कांपता है। लेकिन कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत चालाक थे। वे हमेशा रानो चिड़िया को डराते, उसका खाना छीनते। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि रानो ने पाली हुई शेरनियां अब सबसे ज्यादा ताकतवर बन गई हैं, तो उनका मन बदल जाता है। एक दिन कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। रानो बहन, पुरानी बातों को भूल जाओ, अब हम भी तुम्हारे सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं। हाँ, हमें माफ कर दो। हमें समझ आ गया कि तुम कितनी महान हो। रानो चिड़िया उनके बातों को समझ जाती है। वह हंसने लगती है। जब मैं अकेली थी तब तुम मुझे सताते थे, लेकिन आज जब मेरी बच्चियाँ ताकतवर बन गई हैं, तो तुम मेरी दोस्ती चाहते हो। दोस्ती ताकत से नहीं बल्कि दिल से की जाती है। तभी शेरनियाँ कहती हैं, हमारी माँ ने हमें सिखाया है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बुरे समय में साथ दें। धोखेबाजों के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। और फिर दोनों शेरनियाँ जोर से दहाड़ लगाती हैं। कालू कौवे और गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह दोनों शर्मिंदा होकर वहाँ से उड़ जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा साथ देते हैं। जो दूसरों को कमजोर समझकर सताते हैं उन्हें एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होता है।